8. मुंबई के मॉनसून में एक अजीब सी बात है यार। बारिश की बूंदें जैसे सिर्फ जमीन को नहीं दिल को भी भिगा देती हैं। अयान के लिए ये मौसम एकदम ही अलग था। वो पुरानी बिल्डिंग उसके दिमाग में छाई हुई थी। उस बिल्डिंग के अंदर छुपी हुई रहस्यमय कहानियां उसके ख्यालों को झांक रही थी और उन्हें सॉल्व करना अब उसके जिंदगी का मिशन बन गया था। उस रात हॉस्टल के रूम में बैठा अयान डायरी के पेजेस पलट रहा था। डायरी के शब्दों में उसके दादा का चेहरा दिखाई देता था, जैसे वो कहीं दूर से उस पर नजर रखे हुए हों। हर पेज एक नई कहानी सुनाता उनके साथ गुजरे हुए वक्त की, उनके साथ हुए एक ट्रेजेडी की, जिसे अब अयान को समझना था। 1940s का मुंबई, एक वाइब्रेंट और मिस्टीरियस एरा। अयान के दादा राघव मेहरा एक ऑकल्ट रिसर्चर थे। उनकी दिलचस्पी उन मिस्ट्रीज में थी जो दिखाई नहीं देती थी, जो सिर्फ महसूस होती थी। उनका एक ही गोल था, उसकी जद्दोजहद को फेस करना। उन्होंने अपने करियर का स्टार्ट प्रोफेसर अशोक मल्होत्रा के साथ किया था, जो मुंबई के सबसे रिस्पेक्टेड हिस्टोरियंस और ऑकल्टिस्ट में से एक थे। राघव मेहरा की डायरी उस कनेक्शन को बयान करती थी जो उनके और प्रोफेसर अशोक के बीच था। पर यह कनेक्शन सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, पर्सनल भी था। राघव और प्रोफेसर अशोक की दोस्ती उनकी थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट से परी थी। लेकिन ये दोस्ती जल्द ही एक ट्रेजेडी में तब्दील हो गई, जब प्रोफेसर अशोक की मौत एक मिस्टीरियस हालात में हो गई। और राघव के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। उनका नाम हमेशा उस हॉन्टेड बिल्डिंग से जुड़ा रहा जहां वो लास्ट टाइम देखे गए थे। अयान को अब समझ आ गया था कि ये हॉन्टिंग सिर्फ एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन नहीं, उसकी फैमिली लेगेसी थी और उसकी फैमिली का बर्डन अब उसके कंधों पर था। उसने अपनी टीम को बुलाकर मीटिंग की। सब हॉस्टल के कॉमन रूम में बैठे हुए थे, रेडी फॉर द नेक्स्ट एडवेंचर। गाइज, मुझे पता चला है कि ये हॉन्टिंग्स मेरी फैमिली से जुड़ी हुई हैं, अयान ने साफ और कॉन्फिडेंट टोन में कहा। मेरे दादा और प्रोफेसर अशोक का कनेक्शन है इस बिल्डिंग के साथ और मुझे लगता है कि हम उन्हीं के गोश्त से फेस कर रहे हैं। राज ने डायरी के पेजेस को पलटा और कहा, यह तो बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। ये सिर्फ एक हॉन्टेड प्लेस नहीं, ये तुम्हारी फैमिली का एक अनरिजॉल्व्ड चैप्टर है। श्रुति, जो हमेशा अयान की स्ट्रेंथ और सपोर्ट रहती थी, ने कहा, हम तुम्हारे साथ हैं अयान, पर यह डेंजरस हो सकता है। स्पिरिट्स कभी कभी बहुत अग्रेसिव हो जाती हैं जब उन्हें प्रोवोक किया जाता है। अयान ने हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे ये करना होगा। ये मेरा बर्डन नहीं, मेरा ड्यूटी है। हम ये मिस्ट्री सॉल्व करके ही वापस जाएंगे। टीम ने रात को ही वापस उस पुरानी बिल्डिंग का रुख किया। बारिश के साथ साथ उनके दिल में एक्साइटमेंट और डर भी था। बिल्डिंग के अंदर का माहौल और भी ज्यादा इंटेंस हो गया था, जैसे वो भी उन्हें वापस देखने के लिए तैयार हो। बी केयरफुल गाइस, अयान ने फ्लैशलाइट जलाकर कहा। उसकी आंखें सब कॉर्नर्स में चेक कर रही थी, कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी पकड़ने के लिए तैयार। जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर गए, उन्होंने देखा कि पिछले विजिट के कंपैरिजन में बिल्डिंग और भी ज्यादा ईरी लग रही थी। हर कॉर्नर से विस्परिंग की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई उनकी आवाज को सुन रहा हो। माया ने ईएमएफ डिटेक्टर को एक्टिवेट किया और रीडिंग्स देखते ही कहा, यहाँ पे एनर्जी लेवल्स बहुत हाई हैं, ये कुछ भी हो सकता है। अयान ने उन्हें कहा, हमें सेपरेट होकर सब फ्लोर्स को चेक करना होगा। किसी भी अनयूजुअल चीज को रिकॉर्ड करो, हर कॉर्नर में कुछ हिडन हो सकता है। विक्रम, जो यूजुअली सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होता था, एक डार्क हॉलवे में अकेले ही चेक कर रहा था। उसने एक पुरानी फोटोग्राफ देखी जो वॉल पर लटकी हुई थी। फोटोग्राफ में राघव मेहरा और प्रोफेसर अशोक साफ नजर आ रहे थे और उनके साथ एक और आदमी था। उसका चेहरा थोड़ा ब्लर था, पर लगता था जैसे वो उन दोनों के साथ किसी सीक्रेट में शामिल था। अयान, तुम्हें यह देखना चाहिए। विक्रम ने अयान को बुलाकर उस फोटोग्राफ की तरफ इशारा किया। ये कोई और भी है जो तुम्हारे दादा और प्रोफेसर के साथ था। अयान ने फोटोग्राफ को घूर कर देखा, जैसे उसने कोई पुरानी पहचान देखी हो। ये मिस्ट्री और डीप है। मुझे लगता है हमें इस तीसरे आदमी का पता लगाना होगा। दूसरी तरफ राज बिल्डिंग के बेसमेंट में था। उसने वहां पर कुछ अनयूजुअल सिंबल्स देखे थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। जैसे ही उसने सिंबल्स को टच किया, उसके सामने एक विजन आया। विजन में उसने देखा कि वो तीसरा आदमी उन सिंबल्स के साथ कुछ चैंट कर रहा था और उसके आसपास शैडोज मंडरा रही थी। राज ने आंखें खोलकर देखा और कहा, ये सिंबल्स कुछ डार्क मैजिक का पार्ट है। ये तीसरा आदमी शायद किसी रिचुअल में इन्वॉल्व था। टीम सब फ्लोर्स को चेक करने के बाद एक रूम में इकट्ठे हुए। ये वही रूम था जहां सबसे ज्यादा हॉन्टिंग्स रिपोर्ट हुई थी। रूम का दरवाजा खुला था और अंदर काफी अंधेरा था। अयान ने फ्लैशलाइट से रूम को इल्यूमिनेट किया और अंदर काफी क्रीपी चीजें थी।
रूम के कोने में एक पुराना ट्रंक था जो पार्शियली खुला था। ट्रंक के अंदर कुछ पेपर्स और ऑब्जेक्ट्स थे जो उसकी फैमिली हिस्ट्री से रिलेटेड लग रहे थे। गाइस, ये ट्रंक उनकी स्टडीज और एक्सपेरिमेंट से भरा हुआ है। अयान ने ट्रंक को चेक करते हुए कहा, मुझे लगता है इससे हम उस मिस्ट्री का सल्यूशन मिल सकता है। लेकिन जैसे उन्होंने ट्रंक को चेक किया, उस रूम का माहौल चेंज होने लगा। हर जगह से आवाजें आने लगी और वो शैडोई फिगर वापस उनके सामने आई। आंखें लाल थी और वो डायरेक्टली अयान की तरफ बढ़ रही थी। अयान ने अपने स्टोन सिंबल को दिखाया, पर इस बार स्पिरिट कुछ ज़्यादा ही पावरफुल लग रही थी। ये स्पिरिट यहाँ से जाने नहीं देगी जब तक हम उसे समझ नहीं लेते, अयान ने कहा। श्रुति ने कहा, हमें किसी तरह से उसे समझाना होगा कि हम यहाँ उनकी मदद करने आए। अयान ने स्पिरिट के साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश की। हम यहाँ तुम्हारे साथ जस्टिस करने आए, हमें तुम्हारी कहानी समझनी है, अयान ने कहा। स्पिरिट कुछ देर के लिए रुकी, जैसे उसके वर्ड्स को कंसिडर कर रही हो। फिर उसने ट्रंक की तरफ इशारा किया, जैसे कह रही हो कि वहाँ उसकी कहानी छुपी है। अयान ने ट्रंक के पेपर्स को पलटा और उन्हें एक लेटर मिला जो प्रोफेसर अशोक ने लिखा था। लेटर में लिखा था कि उन्होंने और राघव ने उस तीसरे आदमी के साथ मिलकर एक रिचुअल किया था जो गलत हो गया था। वो तीसरा आदमी उन्हें धोखा दे गया था और उनके एक्सपेरिमेंट्स की वजह से उस बिल्डिंग में स्पिरिट्स ट्रैप हो गई थी। ये वही आदमी है जिसने उन्हें धोखा दिया था, अयान ने कहा। उसके एक्सपेरिमेंट्स की वजह से ही ये स्पिरिट्स अब तक स्टक हैं। टीम ने मिलकर स्पिरिट्स को समझने की कोशिश की और उनको पीस में रिलीज करने का प्रयत्न किया। आखिरकार शैडोज धीरे धीरे रूम से निकलने लगी और वो स्पिरिट भी डिसअपियर हो गई। लेकिन जाते जाते स्पिरिट ने एक और क्लू छोड़ दिया। ट्रंक के बॉटम में एक छोटा सा डायरी था जिसपे उस तीसरे आदमी का नाम लिखा था। अयान ने डायरी को उठाया और देखा, ये तो खत्म नहीं हुआ, ये शुरुआत है किसी और बड़े चीज की। अयान को लगा जैसे उसके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उठ गया हो। उसने फाइनली अपनी फैमिली और स्पिरिट्स को फ्री कर दिया था। ये उनकी विक्ट्री थी, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी उन चैलेंजेस की जो अब आगे आने वाले थे।